जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीतल हेलीकॉप्टर्स लगातार कर रहे हैं माउंटेन्स में फ्लाई। भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट हुई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट होने वाली रडार। भारत में बनने वाले रफाल में पहुंचेगा स्वदेशी कंटेंट 60% तक। और भारत और इजराइल संयुक्त रूप से विकसित करेंगे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जो चीतल हेलीकॉप्टर्स हैं तो वो लगातार लद्दाख के हाई पासेस और सियाचिन ग्लेशियर पर डेली बेसिस पर सॉर्टीज कंडक्ट कर रहे हैं। और इन हेलीकॉप्टर्स के जो ये रेगुलर माउंटेन सॉर्टीज हैं ये तब हैं जब इन्वेस्टिगेटर्स हाल ही में हुई दुर्घटना के कारण बनी एक सस्पेक्टेड ट्रांसमिशन फेलियर की जांच कर रहे हैं। वही घटना जो कि 20 मई को लेह के पास हुई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलट और एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को माइनर सी इंजरीज आई थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से ये कहा गया कि करेक्टिव स्टेप्स को उठाने से पहले जो आर्मी है वो उस सटीक कंपोनेंट की पहचान करेगी। और इसी वजह से इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि कैसे क्रैश और जांच के दौरान भी बाकी की फ्लीट को एयरबॉर्न रखने का जो फैसला है ये काफ़ी चिंताजनक है। और बाकी फिलहाल अभी जांच में ट्रांसमिशन सिस्टम के उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कि 20 मई वाले क्रैश का कारण बना था। और उसकी पहचान होने के बाद ही फिर जो करेक्टिव स्टेप्स है वो लिए जाएंगे। बाकी रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया है क्योंकि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हैवी होने के कारण लद्दाख माउंटेन्स की फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस वजह से चीतल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि एक्सेप्शनल पावर टू वेट रेशियो के साथ आते हैं, तो 20 मई वाले क्रैश के बाद से भी डेली बेसिस पर फ्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांस के साथ जो 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस डील के तहत लगभग 96 रफाल फाइटर्स भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो अब इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि इस वर्ष मई के अंत तक जो फ्रांस को इस डील से संबंधित LOR यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था, तो उसी के हिस्से के तौर पर जो महत्वपूर्ण डिमांड्स रखी गई हैं, तो उसमें से एक डिमांड यह है कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो रफाल फाइटर्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे तो उसके पहले बैच में कम से कम 40% तक का स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए और लास्ट बैच तक ये स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 60% तक बढ़ाई जाए। और आपको स्पष्ट कर दें कि जो रफाल फाइटर्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे वो F4 स्टैंडर्ड वाले होंगे। बाकी उम्मीद की जा रही है कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इस LOR का रिस्पॉन्स सितंबर तक भारत को भेज देगी। बाकी रफाल फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने ऑलरेडी फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा को आउटसोर्स किया हुआ है और अब ये रफाल के विंग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पार्टनर की तलाश में है। जबकि डसॉल्ट एविएशन ने लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। सोर्सेज के हवाले से ये भी कहा गया है कि डसॉल्ट एविएशन ने भारत को इस बात का भरोसा दिलाया है कि भारत में वे जो MRO फैसिलिटी को स्थापित करने की योजना भी बना रहे हैं, तो उससे फाइटर जेट में स्वदेशीकरण का जो हिस्सा है वो कुल मिलाकर 80% तक पहुँच सकता है। और जब ये पूछा गया कि क्या इस बात की भी संभावना है कि इस डील की कीमत जो तय की गई थी तो क्या वो उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, तो सोर्सेज का ये कहना है कि ऐसा होने की संभावना बेहद ही कम है। और बाकी जैसे कि पहले की रिपोर्ट से मेंशन किया गया कि इस डील के तहत जो भारतीय वायुसेना के मौजूदा 36 रफाल फाइटर्स हैं जो कि F3R+ वर्जन वाले हैं, तो उनको भी F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। बाकी अगर डील इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक साइन हो जाती है तो जो 18 रफाल फ्लाईवे कंडीशंस के तहत भारत में आने हैं तो उनकी डिलीवरी 2030 के बाद से स्टार्ट होगी। बाकी रफाल से याद आया, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR के जो बॉट्स हैं तो वो सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं और जिसमें वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने गलती से स्वीकार कर लिया है कि हमारे पास 32 रफाल ही हैं। और कोई भी इस वीडियो को देख के बता सकता है कि उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वो AI जनरेटेड है। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स के चाहे पायलट हो या फिर उनके जाहिल जनता, तो वो रफाल को देखकर इजैकुलेट करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को। तो इस बार वो इस AI वाली वीडियो से ही काफ़ी खुश होते हुए दिख रहे हैं। और वैसे भी जब से भारतीय वायुसेना के 36 रफाल फाइटर्स की फ्लीट के लिए जो ब्रिज सपोर्ट वाला टेंडर है उसके डॉक्यूमेंट की पिक्चर सामने आई हैं, तो उसके बाद से इस तरह की फर्जी वीडियोस में बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि शायद पोर्कियों को उम्मीद नहीं थी कि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो ऐसे बस्ट हो जाएगा। बाकी इसी बात पर कमेंट सेक्शन में PKMKB फॉरएवर लिखना ना भूलें। भारत ने भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला में इंडियन आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम को डिप्लॉय किया है और भारत के इस ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद एक स्पेनिश शब्द है और इसका मतलब होता है दोस्ती। और इस ऑपरेशन के तहत 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल से भारतीय सेना के 41 मेंबर्स की टीम डिप्लॉय की गई है और जिसमें 9 मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल हैं। और इसके साथ ही भारत ने अपने रैपिडली डिप्लॉयबल एक मॉड्यूलर फील्ड हॉस्पिटल जो कि भीष्म क्यूब के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी डिप्लॉय किया है जो कि लगभग 200 पेशेंट्स के लिए एडवांस्ड ट्रॉमा केयर को डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्जरीज यहाँ पे की जा सकती हैं और एक इंटेंसिव केयर दे सकता है
जो कि भारत की डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। और ये ऑपरेशन एक बार फिर से भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो कि वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना से प्रेरित है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे 6 वीरों के नाम अब भारत सरकार पब्लिकली नेशनल वॉर मेमोरियल में स्पेशल ब्रिक पर परमानेंटली दर्ज करने के लिए तैयार है और उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए गए। और हमारे वो वीर थे सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूत मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। इनमें से राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को मरणोपरांत वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन इसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कुछ इस तरह से दिखाया गया है या कुछ इस तरह से लिखा गया है कि भारत ने ऑफिशियली हमारे इन 6 वीरों के जो नाम हैं वो पब्लिक किए हैं। और इस तरह के हेडलाइंस देख के कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और ये ब्लेम कर रहे हैं कि भारत ने इतना समय क्यों लगा दिया हमारे इन वीरों के नाम सामने लाने के लिए। तो आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे इन वीरों के नाम अभी नहीं, बहुत पहले ही सामने आ गए थे। जबकि 11 मई 2025 को जो ऑपरेशनल अपडेट देते हुए डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में डीजीएमओ ने बताया था कि हमारे 5 सोल्जर्स हमने खोए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और सोशल मीडिया पे उनके नाम भी सामने आ गए थे, जिनमें सूबेदार मेजर पवन कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा, अग्निवीर मुरली नायक, राइफलमैन सुनील कुमार और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल थे। और 11 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर में हुई हमारे सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ के बारे में अपडेट दिया गया था। और रही बात हमारे 6ठे सोल्जर्स के नाम की कि 11 मई को उनको मेंशन क्यों नहीं किया गया था, तो आपको स्पष्ट करते कि ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति को प्राप्त होने वाले जो हमारे 6th सोल्जर हैं हवलदार सुनील कुमार सिंह, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे और फिर कमांड हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वे 6 जून 2025 को वीर गति को प्राप्त हुए। और उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में आर्मी की व्हाइट नाइट कोर के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट भी की गई थी। तो इसलिए जो एक फर्जी नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत ने अपनी कैजुअलिटीज़ छुपाई हैं, इतना समय लगा दिया बताने में, तो ये सब कुछ फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन वीरों के नाम बहुत पहले ही आ गए थे। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारे डिफेंस अपडेट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से अवगत होंगे। और अगर किसी कोई बात कंफर्म करनी है तो वो खुद ही इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकता है, उन्हें 11-12 मई की पोस्ट बहुत सारी दिख जाएंगी। तो जैसे कि यूएई भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है। और अब इसी बीच एक अपडेट यह है कि यूएई के एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भारतीय सेना की फायर पावर और ट्रेनिंग एबिलिटीज़ को हाल ही में विटनेस किया था और उन्होंने भारत की अत्याधुनिक एआई और क्वांटम लैब फैसिलिटीज़, मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, टैक्टिकल ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज़, तो इन सब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि ऑफिशियल वीडियो से सामने आया है कि भारतीय वायुसेना के सर्विस में 55ZH6ME निबो UM वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की जो रडार है वो इंडक्ट हो चुकी है। और अगर इस रडार की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये काउंटर स्टेल्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि ये जो रडार है ये अच्छी खासी दूरी से F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकती है। इसकी जो एयर टारगेट डिटेक्शन रेंज है वो 600 किलोमीटर्स तक है, वहीं 1800 किलोमीटर्स तक ये एक सेक्टर को स्कैन कर सकती है, विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल जैसे थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए। और इसमें मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी है, ये फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, UAVs, हेलीकॉप्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इन सब को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम है। भारत की ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड के आर्मी और एयरफोर्स कंपोनेंट्स ने एक जॉइंट रैपिड इंसर्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसका उद्देश्य था दोनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और साथ ही इस रीजन में कहीं भी एक मिशन ओरिएंटेड फोर्स की स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट वाली कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना। और ये जो ड्रिल है ये दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में कंडक्ट की गई थी। वहीं इसके अलावा आर्मी की सदर्न कमांड के ट्रूप्स ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज तो इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर पुणे के मिलिट्री ट्रेनिंग नोड में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है नगर प्रहरी 2, जिसका उद्देश्य था उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस में एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, इंटरऑपरेबिलिटी और एक जॉइंट प्रिपेयर्डनेस को इन्हेंस करना। इसके अलावा एनडीडीवी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजराइल अब अपने बीच के डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप के एक नए फेस में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पार्टनरशिप है ये स्ट्रक्चरिंग के फाइनल स्टेजेस में है, जिसमें महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम्स का को प्रोडक्शन, नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का जॉइंट डेवलपमेंट और साथ ही कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट या फिर एक्यूट नेशनल सिक्योरिटी प्रेशर के समय एक्टिव किए जाने वाले इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट मैकेनिज्म्स, तो इन सब को कवर किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को मेंशन किया गया है कि दोनों देशों की सरकारों ने पिछले 6 महीने में एक बहुत ही इंटेंसिव बायलैटरल वर्क किया है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जॉइंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, इन परियोजनाओं की टाइमलाइंस को इस्टेब्लिश किया गया है और भारत और इजराइल की एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऑपरेशनल आर्किटेक्चर को बिल्ड किया गया है। इसके बाद एक और अपडेट है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक
ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बुरी तरह से फेल होने के बाद जो पाकिस्तानी मिलिट्री के सोल्जर्स हैं उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, विशेष रूप से अपने साथियों की इतनी मैसिव कैजुअलिटीज़ देखने के बाद। तो अब उनके मोराल को हाई करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सोल्जर्स की सैलरी में 25% तक की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान मेजर US घोष वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1961 में 14 असम राइफल्स के लांस नायक सिद्धिमान लिम्बू, राइफलमैन हमांग जाखुमा मारक और 1988 में 10 असम राइफल्स के हवलदार बाल बहादुर छेत्री ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की वो पहली मिसाइल कौन सी है जिसने कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।